एक मिनट सर। आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू सर। आप अपना परिचय दीजिए। मैंने बीसीए किया है और मेरा इस परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय हिंदी भाषा एवं साहित्य है और मैं अभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर प्रखंड नावानगर जिला बक्सर में पदस्थापित हूँ। अच्छा, आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं? मगध यूनिवर्सिटी बोध गया। सब्जेक्ट? कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी आप फिर हिंदी साहित्य ले लिए क्यों कंप्यूटर एप्लीकेशन से? सर, एक तो ये कारण था कि बीपीएससी के जो ऑप्शनल के लिस्ट में पीसीए से संबंधित कोई विषय नहीं था और मेरी बचपन से रुचि रही है कहानी उपन्यास पढ़ने की, तो मुझे जब चुनने का मौका मिला तो मैंने हिंदी भाषा एवं साहित्य को ऑप्ट किया। मतलब किस पद पे अभी कार्यरत है? श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। श्रम प्रवर्तन, इसके बारे में कुछ बताइए। सर, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मुख्यतः दो कार्य करते हैं। एक तो विभिन्न जो श्रमिकों से संबंधित कानून है उसे लागू करवाना और श्रमिकों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना। आप इस जॉब से कितना खुश हैं? सर बहुत खुश है सर, संतुष्ट हैं और जब संतुष्ट है तो फिर आगे भी प्रयास कर रहे हैं, इसी में रहना चाहिए आपको। सर बिल्कुल सर, इसमें तो मैं अच्छा कार्य कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं ये मेरा विचार है कि मैं अगर सक्षम हूँ तो मैं किसी छोटे प्लेटफॉर्म पे न रह के बड़े प्लेटफॉर्म पे एसडीएम जैसे पद पे मैं रह के अन्य वर्गों का भी लाभ, ये उनके उन्नति में योगदान दे सकूँ। अभी मैं एक छोटे से वर्ग श्रमिक वर्ग का ही कल्याण कर पा रहा हूँ। तो आपको तो नेता बन जाना चाहिए, वो तो और बड़े फील्ड है। जी सर, वो भी समाज सेवा के लिए अच्छा फील्ड है सर, मैं मानता हूँ, किंतु सर उसमें टेन्यूर सीमित रहते हैं, जैसे 5 साल तक। तो मैं अगर कोई योजना लाता हूँ या कोई कुछ भी करता हूँ तो ये हमेशा डर रहेगा कि मैं कुछ लाया जैसे चौथे साल में और मैं 5वें साल में अगर मैं हार जाता हूँ चुनाव तो मैं वो कार्य कर नहीं पाऊँगा। तो फिर डीएम बन जाइए। जी सर, बिल्कुल सर, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। कितने अटेम्प्ट दिए हैं? अभी तक एक दिए हैं सर। क्या कहाँ तक पहुँचे? सर उसमें पीटी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सर उसमें कई तैयारी के स्तर पे खामियां रह गई थी और मैं उसी समय बीपीएससी का भी फॉर्म डाला, उसमें हो गया और मैं। अच्छा बताइए, आप अपने जॉब में कहीं कुछ ऐसा किए हो जो अभी तक अफसोस हो? अभी तक तो सर कुछ ऐसा नहीं किया कि अफसोस। मतलब आप अच्छा ही अच्छा किए सारा कुछ। जी सर। तो बताइए कि मतलब अच्छा बता दीजिए 3-4 काम। अच्छा तो बहुत काम किए हैं और जैसे कि एक महिला आई थी, उनके पति की मृत्यु हो गई थी, स्वाभाविक मृत्यु, तो हमने खुद से ऑपरेटर ढूंढ के उनका ऑनलाइन करवाया और जो जांच प्रक्रिया है उसे पूरा करके त्वरित रूप से उनका लाभ 2 लाख रुपये उनका त्वरित रूप से लाभ तक पहुँचाए। और कोई? और सर एक आए थे मजदूर, उनका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जा रहा था काम करवा के, तो वो मेरे पास कंप्लेन करके आए और मैं उनका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जब बन रहा था उनको दिलवाने का कार्य किया। अच्छा बताइए कि आप अपने क्षेत्र में जॉब पे जा रहे हैं, जैसे ब्लॉक में भी होंगे आप, तो ब्लॉक अगर नावानगर जा रहे होंगे, रास्ते में अगर आपको दिखा कोई बच्चा काम कर रहा है किसी होटल में और वहाँ आपको पहुँचना है, पहले आपका टाइमिंग भी नहीं है 9 बजे से सिर्फ 9 बजे, आप पहले क्या कीजिएगा? सर मैं 1 मिनट रोक के वो नियोजक को मैं पहले बात करूंगा कि ये आपका बच्चा है या आपने नियोजित किया है। अगर वो नियोजित किया है तो मैं श्रम अधीक्षक के कार्यालय में फोन करके बोलूंगा कि यहाँ पे बच्चा कार्यरत है, आप धावा दल गठित करें और तुरंत इस पर कार्रवाई करें। उसको रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसके साथ? रेस्क्यू करने के बाद हम लोग जो CWC होता है बाल संरक्षण इकाई, उनमें सौंपते हैं, वहाँ से वो बाल गृह में जाता है और उसका शारीरिक और मानसिक काउंसलिंग होता है और फिर नियोजक पे FIR होता है और बच्चे का जो फैमिली मेंबर है उनसे जो उनका जो सरकार से संबंधित लाभ है जो दिया जा सकता है, विभिन्न विभागों से संपर्क करके लाभ दिया जाता है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी आजीविका पर निर्भर वही बच्चे पे होते हैं, क्योंकि अगर कोविड को देखें तो इतने के माता पिता नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं वही काम करके करते हैं। आप रेस्क्यू करके ये गलत नहीं कर रहे? सर
अगर माता पिता नहीं तो सरकार की कई योजनाएं हैं सर, वो सर अगर जैसे बताइए एक दो योजनाएं। जैसे सर पहले तो माता पिता की मृत्यु होती है वो अगर कोरोना के कारण, तो 4.5 लाख के हिसाब से 8 लाख मिलेंगे बच्चे को 18 वर्ष पूरे होने पे। 18 वर्ष तक बेरोजगार घूमेंगे? नहीं सर, इसके लिए सरकार जैसे अगर बाल गृह में हम जैसे रेस्क्यू किए, बाल गृह गए, बच्चा गया, उसके बाद वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी सरकार उठाती है। तो फिर उस पे जो आश्रित उनके घर वाले हैं, उनके छोटे भाई बहन हैं, तो वो कैसे करेंगे? फिर तो वो दोनों में से किन्हीं को एक को जाना पड़ेगा काम करने के लिए। नहीं सर, अगर ऐसी सिचुएशन है तो सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय है सर, वहाँ पे आवास दिया जाता है, पढ़ाई करवाया जाता है फ्री में। और ऐसे तो वो आप जिसको रेस्क्यू किए उसको ना पढ़ाइएगा? जी वो अन्य बच्चे जो हैं उनके भाई जो अगर उनके माता पिता या गार्जियन नहीं, उनके लिए ये है सुभाष चंद्र बोस वाला। और उस रेस्क्यू बच्चे को तो बाल गृह या बाल गृह के माध्यम से विभिन्न स्कूलों में जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उसमें एडमिशन करवा दिया जाता है। अच्छा अच्छा, आप बताइए, आपका हिंदी साहित्य है, यस। नागार्जुन के बारे में आप कितना जानते हैं? नागार्जुन बिहार के रहने वाले रचनाकार हैं, बिहार के दरभंगा से, और वो मुख्यतः शोषितों के लिए लिखते हैं, जो शोषित पीड़ित हैं उनके लिए लिखते हैं। एक दो बताइए उनकी रचना। जैसे सर हुंकार, हरिजन गाथा। चलिए बताइए। अच्छा, राहुल संकृत्यान है, यस कौन से कृषि आंदोलन से संबंधित है? सर ये कृषक आंदोलन से संबंधित है, छपरा से। कौन से कृषक आंदोलन से इनका जुड़ाव था? एक दो कृषक आंदोलन। सर जो 1920 में जो असहयोग आंदोलन चल रहे थे धरातल पे, नेशनल लेवल पे, तो वहीं 1920 में ये छपरा में कृषक आंदोलन कर रहे थे, किसान सभा से इनका जुड़ा था। उस टाइम तो किसान सभा बना भी नहीं था। जब प्रांतीय किसान सभा बिहार में थी नहीं थी उस टाइम। 1921 में मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह तो मुंगेर में बने थे ना, बनाए थे। और श्री पूजन शाह है, उनका वो ग्रामीण पृष्ठभूमि पे ज़्यादा लिखते हैं, जैसे देहाती दुनिया। और रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी बिहार के लेखक हैं, उनका रचना है आम्रपाली, माटी की मूर्ति। अच्छा, ये रामधारी सिंह दिनकर कहाँ से संबंधित है? इस ग्राम सिमरिया बेगूसराय से संबंधित। अच्छा, अभी हाल ही में सिमरिया में जो है कोई घाट बना रहा है, किसके तर्ज पे बना रहा है? सिमरिया में बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सिमरिया घाट को पुनरुद्धार किया जाए। यस। तो वो कहाँ से जो है अथी बना रहा है? बनारस के घाट से। श्योर है? यस। अच्छा, अभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? यस। अभी जो है इजराइल फिलिस्तीन पर हमला किया है, तो भारत जो है ना इजराइल का सपोर्ट किया। यस। इससे पश्चिम जो है एशिया से भारत से संबंध क्या लगता है आपको, क्या होगा? सर अरब देशों के साथ संबंध भारत का बिगड़ सकता है, सुधर सकता है, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? भारत के द्वारा इजराइल का समर्थन इसके लिए किया गया कि उस पर आतंकवादी हमला हुआ है, और हम फिलिस्तीन को भी मानते हैं और इजराइल को भी। अगर किसी भी देश पे हम आतंकवादी हमला होता है तो हम हमेशा से विरोध करते हैं सर। तो मुझे नहीं लगता कि इससे जो पश्चिमी मध्य एशिया के जो देश हैं उनसे कोई भी संबंध में कुछ आ सकता है। इस युद्ध से भले चुनौतियाँ कुछ पैदा हो सकती है, जैसे कच्चा तेल उसका वो आपूर्ति बाधित हो सकता है। तो फिर रूस यूक्रेन से क्यों नहीं बाधित हो? रूस से हम लोग हमेशा आयात करते रहे, और यहाँ पे कि पश्चिम एशिया में ही अगर वहीं पे महत्वपूर्ण। अभी भारत सबसे ज्यादा तेल किससे मंगवा रहा है? सर अभी केस कर सकता हूँ, कंफर्म नहीं। बताइए। अभी यूएई से। यूएई में से कहाँ से? अच्छा चलिए बताइए, तो ये जो है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए जो है रामधारी सिंह दिनकर को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1958। श्योर है? यस। आप पूछिए। अच्छा ये बताइए आप, शिशु लिंगोनुपात पर
उसको आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं? शिशु लिंगानुपात जी लिंगानुपात सुधारने के लिए जी लिंगानुपात सुधारने के लिए हम महिला सशक्तिकरण का माध्यम अपना सकते हैं। जिसे बिहार सरकार में महिलाओं को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऐसा अगर होगा, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, तो जो गार्जियन है, जो बेटी नहीं चाहते, तो उनमें मनोबल बढ़ेगा कि बेटी होने से कोई दिक्कत नहीं है और उनका आगे नाम करते हैं। जैसे श्रेयसी सिंह है, गोल्ड मेडल है, तो इसी से कई बच्चियां हैं जो उदाहरण पेश कर रही हैं। तो इसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जैसे कन्या उत्थान योजना। अगर बीपीएससी में पास होते हैं तो उन्हें 50,000 रुपये दिए जाते हैं, यूपीएससी में पीटी पास होते हैं 1 लाख। तो इस माध्यम से शिशु लिंगानुपात या लिंगानुपात सुधारा जा सकता है। इससे तो महिला सशक्ता सुधर सकता है। शिशु लिंगानुपात सुधारने के लिए क्या प्रयास कर रही है सरकार? उसके लिए शिशु लिंगानुपात सुधारने के लिए सर वो एक तो जो हॉस्पिटल में डिलीवरी होता है उसे बढ़ावा दिया जाए, और जो मृत्यु दर है उसे कम करने का प्रयास किया जाए। हर एक पंचायत में स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जा सकता है इसके माध्यम से। जैसे सर कई बार होता है कि बच्ची का तबीयत खराब हुआ तो हॉस्पिटल नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में अगर हॉस्पिटल हर पंचायत में होगा तो इससे लिंगानुपात सुधारा जा सकता है। अच्छा, आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है Yes, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ, yes, और रास्ते में जैसे आप बताएं कोई बच्ची बीमार है बहुत ही अर्जेंट, yes, क्या कीजिएगा आप? वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी है, yes, नहीं तो आपकी नौकरी पे खतरा पड़ सकता है, और बच्ची को भी लेके जाना बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल। तो नज़दीकी अस्पताल को मैं फ़ोन कर दूंगा, वहाँ से एम्बुलेंस आ जाएगी, और बच्ची जब एम्बुलेंस में बैठ के चले जाएगी तो मैं जिला मजिस्ट्रेट मीटिंग अटेंड कर दूँगा। वहाँ पे अगर कुछ लेट होता है, मैं प्रयास करूँगा कि पहले पहुँचूँ, लेकिन कुछ लेट होता है तो मैं वास्तविक स्थिति से अवगत करवाऊँगा जिला पदाधिकारी महोदय से, तो वो मुझे लगता है कि समझ। अच्छा, आप मतलब कार्यरत हैं बेगपति में, बक्सर में, यस, घर नालंदा। यस। अगर नालंदा में अगर आप ही के घर में कोई बच्चा काम कर रहा है तो सर मेरे घर में बच्चा काम कर रहा है तो मैं तो पहले, अगर मेरी जानकारी होगी तो पहले तो बच्चा का नियोजित ही नहीं करवाऊँगा। घर वाले आपके रेडी ना हो तो जानकारी के विरुद्ध अगर ऐसा हो गया है तो मैं वहाँ से नालंदा के श्रम अधीक्षक कार्यालय को सूचित करूँगा, वहाँ से धावा दल गठित करवा कर। मतलब आप अपने परिवार के साथ ही बगावत कीजिएगा? सर इसमें बगावत की बात नहीं सर, कानून का लागू करवाना बहुत जरूरी है। मैं उसकी सेवा में हूँ, उसके प्रति ईमानदार बने रहना बहुत जरूरी है। और कोई किसी भी आम जनता को भी अगर ऐसा कुछ होता है तो 1098 पे कॉल करके इसकी सूचना दे सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप नालंदा से हैं, आप वहाँ के प्रमुख नदियाँ के बारे में बता सकते हैं? तो वहाँ पे पंचाने नदी है और मुहाने नदी है, तो मैं थोड़ी सा यही याद कर पा रहा हूँ। फाल्गु नदी है। फाल्गु नदी। जी, आप वहाँ फाल्गु नदी गए, फाल्गु नदी जो भी वहाँ पुल है वो खराब पाया गया, उसको पुनरुत्थान करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? पहले नंबर तो ये देखूंगा सर कि इसका कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया गया है, उस कंपनी का अगर वो उसका मेंटेनेंस का कार्य वही 5 साल तक देखता है, ऐसा है नियम। तो मैं उसे पहले तो, अगर कोई खराबी है, अगर एक नियम के विरुद्ध अगर जल्दी खराब हो गया पुल, तो मैं उस पर कार्रवाई पहले तो करवाऊंगा, फिर उसे मेंटेनेंस करवाऊंगा, किसी और कंपनी को मैं एक कॉन्ट्रैक्ट दे दूँगा। ये अभी देखा गया है कि भागलपुर में जो पटना कुछ दिन पहले की बात है, जो पुल गिर गया, नेता लोग जो भी बोल रहे हैं हवा में पुल गिर गया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर ये है कि इसका पहले तो जांच का विषय है सर, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर जांच में जिसकी भी गलती पाई जाती है उसे सजा दिया जाए, अगर जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है उसकी गलती पाई जाए तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, किसी और कंपनी को ये काम जिम्मा दिया जा सकता है। ऐसा आप मानते हैं हवा पुल हवा से गिर सकता है? ऐसा तो हवा से गिरने का तो कोई चांस नहीं सर, कुछ करप्ट हो गया सर। मैं ये अभी तो नहीं, ये जांच का विषय है सर, अभी जांच का जब तक रिपोर्ट नहीं आ रहा था तो कुछ भी कहना अनुचित होगा। जैसे आप नालंदा से हैं, वहाँ कितने अनुमंडल हैं आपके नालंदा? 3 अनुमंडल है सर। कौन कौन? बिहार शरीफ, हिलसा, राजगीर।
अच्छा भैया, हमको बताइए कि नालंदा हम लोग को नालंदा घूमना है। ये कहाँ कहाँ जाएंगे घूमने? 5 जगह बताइए। पहले नंबर तो बिहार से चले जाएंगे, वहाँ पे पहाड़ी पर है, वहाँ पे एक मस्जिद भी है और उसके बगल में ही मंदिर है। फिर पहाड़ी पर वो पावापुरी चढ़ जाएंगे, जहाँ पे कमल मंदिर है और महावीर जी से संबंधित है। महावीर जी से वहाँ क्यों संबंध? वहाँ पे महावीर जी की मृत्यु हुई। अच्छा, महावीर जी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ये चांदलिक ग्राम के समीप हुई थी। और बताइए कहाँ जाएंगे? ये शायद जम्मू में है सर। और बताइए कहाँ जाएं घूमने नालंदा में? एक तो फिर राजगीर में है नेचर सफारी है, तो वहाँ पे जो भी पर्यावरण से संबंधित टूरिज्म है वहाँ पे बहुत से संबंधित है। सर मैं अभी यही ध्यान कर पा रहा। ये बताइए, जो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो गंगा नदी से एक नालंदा की तरफ गंगा नदी के ले गया, उससे क्या फायदा वहाँ होने की क्या संभावना है? सर नालंदा का कुछ इलाका सूखाग्रस्त रहता है, तो ऐसे में अगर बारिश समय पे नहीं होती है तो भूजल बहुत न्यूनतम स्तर पे चले जाते हैं। तो ऐसे में गंगा नदी का पानी लाने से एक तो पीने का व्यवस्था हो जाएगा, पीने का पानी, और दूसरा सिंचाई का भी व्यवस्था हो जाएगा। तीसरा वो इस तरह से उसका डिजाइन किया गया है जो टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। और दूसरी बात है, जो हम बिहार में देखा जाता है क्या, बाढ़ के कारण हर प्रत्येक वर्ष जितना बाढ़ होता है बहुत क्षति होता है। उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, आपको उस विभाग को मिले तो? ये सर बाढ़ जो कारण है, दो कारण है मुख्यतः बिहार में। एक तो कि कम समय में अधिक वर्षा होगी, और दूसरा है कि नेपाल से ये नदियाँ बाढ़ लाती है, वहाँ से पानी छोड़ा जाता है तो ये बाढ़ आ जाती है सर। तो इसके लिए ये इंटरनेशनल मुद्दा है। तो हम ये भारत सरकार को ये पुश करेंगे कि आप नेपाल से बात करें और विभिन्न बांधों का निर्माण करें, और सही जानकारी दे के पानी छोड़ रहे हैं तो उसकी जानकारी बिहार को पता होना चाहिए था, ये ताकि हम सतर्क हो जाएं कि बाढ़ आने वाली है। उसके माध्यम से भी रोका जा सकता है। और बांध अगर भारत सरकार और नेपाल सरकार सहमत होती है तो वहाँ पे बांध निर्माण करके सिंचाई व्यवस्था, बाढ़ से जो उत्पन्न समस्या होती है उससे निजात मिल सकती है, पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है और पीने का पानी की व्यवस्था। कोसी नदी जो बिहार के लिए मुख्य कारण है, ये वो कहाँ से, उसका उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल से है, मैं एग्जैक्ट स्थान परिसर में काफी ध्यान नहीं आ रहा। अभी आप किस पोस्ट लिए हैं रवि? सर अभी तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के लिए। अच्छा, अभी किस पोस्ट पे है? श्रम प्रवर्तन प्राधिकारी। अच्छा, तो मतलब आगे बढ़ना आप चाह रहे हैं? यस सर। तो आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सारे जनता को मदद करें, आगे बढ़ चढ़ के और अपना पद भी हासिल करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको इसमें बजट नहीं आ रहा है, पैसा कम मिल रहा है और ज़्यादा कमाने के लिए आप ये मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। ये है कि सर अभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पे रह के मैं अभी श्रमिकों का कल्याण कर पा रहा हूँ, जो छोटा सा हिस्सा है समाज का। और भी समाज में वर्ग हैं जैसे विकलांग वर्ग, SC ST समुदाय या अन्य कृषक समुदाय। तो इसके लिए मैं अगर कुछ करना चाहता हूँ तो सीमित है मेरी शक्तियाँ। मैं श्रमिकों से संबंधित ही कार्य कर सकता हूँ। अगर मैं SDM बनता हूँ तो मैं सारे वर्गों के कल्याण में अपना योगदान दे सकता हूँ। हमको लगता है कि आप श्रमिकों को ही ईमानदारी से अगर कल्याण कर दें तो बिहार का कल्याण हो जाएगा। जी सर, ये सही बात है सर, किंतु उसमें अगर वहाँ पे भी जाते हैं तो श्रमिकों के लिए मैं कुछ ना कुछ तो जितना आप इस पद पर रहकर श्रमिकों का कर सकते हैं, क्या लगता है आपको कि SDM बनने के बाद उतना कर पाइएगा? जी सर, क्योंकि वहाँ पे निगरानी का अधिकार मिल जाता है सर। मैं मेरे पद पे अगर कोई दूसरा उसे पुश कर सकता हूँ कार्य करने के लिए, और मैं यहाँ का अनुभव का लाभ भी ले सकता हूँ कि अगर क्या समस्या आ रही है तो वो मैं बता पाऊंगा कि नहीं मैं तो किया हूँ ये समस्या से। अच्छा।